नमस्कार साथियों, मैं मनीष मोहाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की किताब का अध्याय 6 ग्रामीण विकास। और आज उसका लेक्चर नंबर भी कौन सा है? 6, लेक्चर नंबर 6 है। आज हम लोग क्या टॉपिक कवर करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे धारणीय विकास और जैविक कृषि की। मतलब लगभग हमारा यहाँ पर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है, पर एक दो बॉक्सेस, एक दो टॉपिक थोड़े से और मैं कवर करवाऊंगा जो कि लास्ट 7th लेक्चर में होगा और फिर उसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। धारणीय विकास और जैविक कृषि, इंग्लिश में जो इसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाएगा। सबसे पहले इस लेक्चर को समझने से पहले हमें ये जो टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक के दोनों शब्दों को बड़े ही अच्छे से समझना होगा। पहला तो धारणीय विकास क्या होता है और दूसरा जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। धारणीय जो विकास है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये आप लोगों ने कक्षा 10 में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा और एक बार नहीं 2 बार पढ़ा होगा। एक तो कक्षा 10 का जो अर्थशास्त्र का अध्याय 1 था विकास, उसमें आपने धारणीय विकास पढ़ा होगा, और एक कक्षा 10 की भूगोल का अध्याय 1 संसाधन एवं विकास में आपने सतत पोषणीय विकास पढ़ा होगा। दोनों को इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। और दोनों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का एक ही मतलब है। हम धारणीय विकास को समझते हैं कि क्या होता है। धारणीय विकास, या जब हम ये बात करते हैं कि सतत पोषणीय विकास, कौन सा विकास? धारणीय विकास या सतत पोषणीय विकास जो कहा जाता है। अब यह आप सभी ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो सोचिए क्या हो सकता है। क्या था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या था धारणीय विकास, सतत पोषणीय विकास क्या है? थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए, अपने अतीत में जाइए, अपने इतिहास में जाइए और याद करिए जो कक्षा 10 में मैंने आप लोगों को अर्थशास्त्र में पढ़ाया था, जो भूगोल में पढ़ाया था। अगर सच में आपको सतत पोषणीय विकास का या धारणीय विकास का अर्थ पता है, मतलब पता है, तो आप सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए। 1 मिनट चाहे वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, बिना किसी किताब में देखे सिर्फ दिमाग पर जोर दीजिएगा कि साहब क्या हो सकता है। और अगर आपको आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर मुझे आया है और शायद मेरे अनुसार ये था। और फिर आप चेक करिए कि अब जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या उसके अनुसार आप सही थे या नहीं थे। पर ये मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ सर मुझे सतत पोषणीय विकास पता था या नहीं पता था। चलिए कोई बात नहीं। अब सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास का मतलब क्या होता है? सतत का जब हम बात करते हैं ना, सतत का मतलब होता है लगातार। पोषणीय का मतलब क्या होता है? पोषण वाला, मतलब एक बार अच्छा वाला जो विकास कहते हैं ना, वो वाला। और विकास क्या होता है? सुधार या प्रगति। तो सतत पोषणीय विकास क्या है? कि एक ऐसा विकास, ऐसा सुधार करना जो कि लगातार होता रहे। मुझे आज एक बात बताइए, आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लें और बाकी फिर महीने के 29 दिन पढ़े ही नहीं, और या महीने में डेली आप 2-2 घंटे पढ़ लें, तो वो ज्यादा बढ़िया है या एक दिन 10 घंटे पढ़ने वाला ज्यादा बढ़िया? डेली 2-2 पढ़ने वाला जो है वो ज्यादा बढ़िया है। तो लगातार जो है ना, हम कहते हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सतत, कंटिन्यूस, लगातार होता रहना चाहिए। तो यहाँ पर सतत पोषणीय विकास क्या है? लगातार सुधार, लगातार विकास होते रहने चाहिए। अब इसमें क्या बात कही जाती है? ये जो जुड़ाव है बच्चों, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? पर्यावरण से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। और इसमें ये कहा गया कि सतत पोषणीय विकास में आपको 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो, आप अगर अपना विकास कर रहे हो, अब हम लोग ये जानते हैं कि हमें हमारे विकास के लिए अलग अलग संसाधनों की आवश्यकता होती है, हमें अलग अलग रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। हमें खनिज भी चाहिए होते हैं, हम खनिज भी लेते हैं, हमें भूमिगत जल भी चाहिए होता है, हमें जंगल भी चाहिए, बहुत सारे सामान चाहिए। और अब हम हमारे विकास के लिए, हम हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हम हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करना शुरू कर दिया? हमने इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। कैसे? हमने खनिज निकालने के नाम पर पूरे पहाड़ों की हालत खराब कर दी, हमने जमीन को पूरा खोखला बना दिया, हमने बड़े बड़े मकान बनाने के लिए घर में एक वेल फर्निश्ड, हम कहते हैं ना, अच्छा फर्नीचर लगाने के लिए हमने जंगलों को काट दिया और वहां पे प्लॉट काट दिए गए कि साहब आप यहाँ पे रहिएगा, मकान बनाइएगा। और जो जंगल काटे गए हैं, उन्हीं जंगलों को काटने से जो पेड़ की लकड़ियां हैं उनसे आपके घर का फर्नीचर आता है। क्यों? क्योंकि हम खुद को मॉडर्न बनाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं साहब हमारा विकास हो रहा है। तो हमने हमारे विकास के चक्कर में हमने हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया।
चाहे वो जल हो, जंगल हो, जमीन हो, हर जगह हम हमारे पर्यावरण को क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है, ये इस तर्क पर पहुंचाया जा रहा है, ये तर्क दिया जाता है, ये रीजन दिया जाता है कि साहब हमें विकास करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें सुधार करना है। ऐसे हम आदि मानवों की तरह तो नहीं रह सकते ना कि जंगल में रहे, खाए पिए सो गए और मस्त, ऐसा नहीं, हमें विकास करना है, बिल्कुल विकास करना है। सतत पोषणीय विकास कभी ये नहीं कहता कि विकास मत करो, डेवलपमेंट करो मत, आप मकान मत बनाओ, आप फैक्ट्री मत बनाओ, आप उद्योग मत बनाओ, आप किसी प्रकार से आगे मत बढ़ो, ऐसा कभी सतत पोषणीय विकास का कॉन्सेप्ट नहीं कहता। पर सतत पोषणीय विकास इतना सा कहता है कि अगर आप विकास करते हैं तो आप प्रकृति के साथ छेड़खानी मत करिए, आप जो प्राकृतिक संसाधन है उनको नुकसान मत पहुंचाइए, आप पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाइए। अगर आपको कहीं मकान बनाने के लिए जंगल को काटना पड़ रहा है तो काटिए, बेशक काटिए, परंतु उस जो जहां से काटा है उसकी कहीं ना कहीं से तो भरपाई करनी ही पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोगों ने कभी करा या नहीं करा, वैसे शायद आप अभी कर नहीं सकते। ब्लड डोनेशन जो होता है, खून दान, जो रक्तदान कहा जाता है कि खून का दान करना, करा जाता है, तो 18 साल के ऊपर का व्यक्ति कर सकता है। ब्लड डोनेशन जब व्यक्ति करता है तो उसको जैसे ब्लड डोनेट करता है उसके बाद उसको कुछ खिलाया पिलाया जाता है, केले खा ले, कुछ बिस्किट खा ले, और कुछ जो भी पौष्टिक चीज हो, जैसे केले हो गए, फल हो गए, थोड़ा कुछ ले ले। ये क्या हुआ कि जो शरीर में से आपके खून निकाला गया है उसकी भरपाई करने के लिए अब आपको कुछ खिलाया जा रहा है। अब आप मान लो रोज आपका खून निकालते जाए निकालते जाए निकालते जाए, फिर क्या स्थिति होगी भैया, फिर क्या स्थिति होगी? बोले खून क्यों निकाल रहे हैं? बोले दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए खून निकाल रहे हैं हम। तो भाई ठीक है, दूसरों को बचाइए, बहुत अच्छी बात है, और उसके लिए हम खून या रक्त दान करने के लिए भी खुश है, परंतु खुद को भी तो बचाना जरूरी है। मैं मेरा खून देता जाऊं, दूसरे बचते जाए और मैं मरने की कगार पे आ जाऊं, ये अच्छा होगा क्या? नहीं। तो जैसे हमारा खून निकालने के बाद उसकी रिकवरी के लिए हमें कुछ खिलाया पिलाया जाता है, हमारा ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार से अगर आप अपने विकास के लिए कहीं से पेड़ पौधे काट रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है, कोई मना नहीं है, परंतु वो जहां से काटा है कम से कम उसकी भरपाई तो करो। यहां से 10 पेड़ काटे तो कहीं 10 पेड़ लगाओ तो सही, 10 पेड़ लगाओ तो सही, भरपाई तो कंप्लीट करो, नहीं तो क्या आप पर्यावरण को असंतुलन में लेकर के आ रहे हैं। जैसे मेरे बॉडी में से खून निकलने के बाद मेरी बॉडी में थोड़ा ब्लड कम हो गया होगा तो मेरी बॉडी असंतुलन में आ गई कि नहीं भैया ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए, तो फिर बोला नहीं, कुछ खा लो पी लो, रेस्ट करो, थोड़े दिनों में ब्लड वापस से बनना शुरू हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएंगे। तो पर्यावरण में सतत पोषणीय विकास में पर्यावरण में यही कहा जाता है कि विकास होना चाहिए परंतु पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। तो सबसे पहली जो बात है वो तो ये है कि इसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाना है, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। और पर्यावरण क्या है? एनवायरनमेंट क्या है? आपके आसपास में जो कुछ है सब कुछ पर्यावरण है, सब कुछ पर्यावरण, पेड़ पौधे, जंगल, जमीन, सब कुछ पर्यावरण है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। और इसको बिना नुकसान पहुंचाए आपको आज की आवश्यकताओं, आज की जरूरतों को पूरा करना है। मतलब आपको आज का जो विकास है वो विकास करना है, विकास के लिए मना नहीं करा है, डेवलपमेंट के लिए मना नहीं करा है, आज का जो विकास है वो विकास करना है। और आपको इतने ही संसाधनों का यूज करना है। संसाधन क्या होते हैं? वह हर प्रत्येक वस्तु जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है और हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज आती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, आज ये मार्कर मेरे पढ़ाने के काम आ रहा तो ये मेरे लिए संसाधन है, फल फ्रूट सब्जी मेरे पौष्टिक भोजन है तो वो मेरे लिए संसाधन है। तो आज का विकास करने के लिए, आज आप आगे जाने के लिए आप संसाधनों का प्रयोग करिएगा, परंतु आने वाली पीढ़ी के लिए भी आपको क्या है? संसाधनों को छोड़ना होगा। तो भविष्य की भी आपको चिंता करनी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आज ही खत्म कर दे, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या है? सतत पोषणीय विकास क्या कहता है कि जो विकास है वो लगातार होता रहना चाहिए। वो लगातार कैसे होगा? जब हम पर्यावरण को सही रखेंगे, हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। आज अगर मैं चाहता हूं कि मेरा अच्छा सा घर हो, उस घर में अच्छा फर्नीचर हो, अच्छी सुख सुविधाएं हो, तो मेरे आने वाली के बाद की जो जनरेशन है वो भी तो चाहती है ना कि उनका भी एक घर हो, उनके घर में भी फर्नीचर हो, सब कुछ अच्छा हो। अगर मैं ही सारे संसाधन खत्म करके चला जाऊंगा तो फिर वो क्या करेंगे? इसलिए मुझे अपना विकास तो करना है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए मुझे अपना भी विकास करना है और आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखना है। जैसा कि एक आपने बहुत बार ऐसी बातें सुनी होंगी, और सच्चाई है कि जो हमारे दादाजी हुआ करते थे वो क्या है कि नदियों में, कुओं में पानी देखा करते थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पिताजी और आए, वो कुएं और तालाबों में आ गए। ठीक, और आज हम लोग किस में आ गए? हम पानियों की बोतलों में आ गए। आज हम बोतल्स में पानी को देखते हैं कि स्टोर हुआ जो पानी है वो बोतलों में। मतलब संसाधन की कितनी कमी हो चुकी है। आज वो जल जो सबके लिए मुफ्त हुआ करता था, आज उस जल से व्यापार हो रहा है। 20-20 रुपए, 25-25 रुपए की बोतलें बेची जा रही है। क्यों?
क्योंकि कहीं ना कहीं हमने संसाधनों की, पर्यावरण की कदर नहीं करी बच्चों। अगर कर लेते तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। अब सोचो कि अगर हम उन बोतलों से भी उस पानी को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या देखेंगी। और सतत पोषणीय विकास सतत अस्तित्व का प्रतीक है बेटा। अस्तित्व का मतलब क्या होता है, हमारा एग्जिस्टेंस बना रहे, हमारा एग्जिस्टेंस बना। आपने सुना होगा डायनासोर है या काफी ऐसे जीव हैं जिनका अस्तित्व अब खत्म हो चुका है, अब है नहीं, उनकी प्रजाति नहीं बची। क्यों नहीं बची? क्योंकि उनको जैसा वातावरण चाहिए था, जैसा पर्यावरण चाहिए था, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें जीना, अब हमें जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, सांस चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। हमने पेड़ काट दी, जियोगे क्या बिना ऑक्सीजन के? कैसे जी लोगे? हमें पानी, बारिश होती है, बारिश से पानी मिलता है, उस बारिश के पानी में भी पेड़ पौधे बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, आप उनको काट रहे हो, कैसे मिलेगा आपको? और आने वाली पीढ़ी को कैसे मिलेगा? वो कैसे जिएंगी? आप आने वाली पीढ़ी को नहीं रोक रहे, आप अपना अस्तित्व खत्म कर रहे हो, आप अपनी प्रजाति को खत्म करने पे लगे हो, अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसलिए पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमें आज की जो जरूरत है उनको भी पूरा करना है और आने वालों के लिए भी छोड़ करके चलना है। यही सतत पोषणीय विकास होता है और यही धारणीय विकास होता है। धारणीय का मतलब होता है बेटा किसी चीज को धारण कर लेना, किसी चीज को धारण कर लेना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यूं बैग पीछे लटकाया, अब बैग लटका उसमें बहुत सारा बोझ है, बहुत सारा वजन है, अब पर मैं उसको धारण करके बैठा हूं, कोई बात नहीं, चलो चलता है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया। तो ऐसा विकास करना है जिसको ये पृथ्वी, हमारी धरती माता, हमारी प्रकृति ये स्वीकार कर सके, धारण कर सके कि चलो कोई बात नहीं, इतना तक हो रहा है, ठीक है। इतना लोड बैग में नहीं आना चाहिए कि जिसको मैं धारण ना कर सकूं। उसी प्रकार से आप पर्यावरण का इतना नुकसान मत करो कि ये धरती उसको स्वीकार ना कर सके, उसको एक्सेप्ट ना कर सके, उसको धारण ना कर सके। तो विकास हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जो धारणीय हो, जिससे पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचे, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे, हमारे वातावरण पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो विकास कैसा हो? धारणीय विकास। यही बात मैंने आपको कक्षा 10 की इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई है, यही बात मैंने आपको कक्षा 10 की ज्योग्राफी में पढ़ाई है। इसलिए हर बार बार मैं कहता हूं कि बच्चों अगर आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ लीजिए कि आप उसको जिंदगी भर ना भूलें। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि जो चीज आप 9th 10th में पढ़ रहे थे, आज आप 11th में पढ़ रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट आगे तक जब आप कॉलेज में जाएंगे, आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर पढ़ेंगे, आप मास्टर्स करेंगे, वहां पर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा जाएगा, वहां पर भी सतत पोषणीय विकास, धारणीय विकास पूछे जाएंगे। वही सतत पोषणीय विकास, धारणीय विकास जो कि आपको कक्षा 10 में, 11 में मनीष सर ने पढ़ा है। तो इसलिए आज ही अच्छे से कवर कर लो, जिससे कि आने वाले समय में आपको कोई ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो हमारी यहां पर दो बातें हैं, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि। तो ये धारणीय विकास तो हमने समझ लिया कि भैया अपन को ऐसा विकास करना है जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो और आने वाली पीढ़ियां भी सारी सुख सुविधा और अच्छा पर्यावरण देख सके। तो उसके लिए हमें पेड़ पौधे नहीं काटने हैं, जल को फालतू बर्बाद नहीं करना है, ऑक्सीजन को बचा करके रखना है, जो उद्योगों से जो गंदा पानी निकलता है उसको वाटर बॉडीज में मिक्स नहीं होने देना है, जो खराब गैसेज निकलती है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, रोक के रखना है उद्योगों से, ठीक है। इस प्रकार का थोड़ा सा पर्यावरण को साफ सुथरा अच्छा बना करके रखना है, जिससे कि हम सुख सुविधाओं का आनंद ले सके। अब बात करते हैं जैविक कृषि। पहली बात तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। दूसरी बात ये करेंगे कि इसको धारणीय विकास से क्यों जोड़ा गया है, क्यों यहाँ पे टॉपिक पढ़ाया जा रहा है धारणीय विकास और जैविक कृषि, दोनों में क्या रिश्ता है, इस रिश्ते को क्या नाम दूं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि क्या होती है। जैविक कृषि का मतलब यह है बच्चों, जैविक कृषि का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग ना करना, किसी भी प्रकार के केमिकल या रासायनिक जिनको कहा जाता है प्रयोग ना करना ही जैविक है। अब आप सभी को बड़े अच्छे से पता होगा, भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रहा है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी इंडिया की रही है। एग्रीकल्चर से ही इंडिया का पालन पोषण हुआ है, इंडिया की अर्थव्यवस्था को एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, और एक बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दुनिया की जीडीपी में भारत का रहा करता था। भारत मसालों के लिए बहुत फेमस था, भारत दालों के लिए बहुत फेमस था, भारत में बहुत अच्छा खासा उत्पादन कृषि अर्थव्यवस्था में हुआ करता था। परंतु फिर गोरे लोग आए, और गोरे लोग आए तो हमारी अर्थव्यवस्था को काली नजर लग गई, ठीक है। और जब गोरे लोग, ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस यहाँ पर आए तो उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को पूरा बर्बाद कर दिया, हमारी कृषि को पूरा बर्बाद कर दिया, हमारे एग्रीकल्चर को पूरा बर्बाद कर दिया, हमारी खेती वेती सब कुछ को उन्होंने बर्बाद कर दिया। तीनों में से एक ही है, कृषि, एग्रीकल्चर, खेती सब एक ही है, उनको सबको उन्होंने बर्बाद कर दिया। और ऐसी स्थिति कर दी हमारे किसानों की जो कि आप आज देखते हैं
जमींदारी व्यवस्थाएं लागू कर दी, किसानों से उनके खेत छीन लिए गए, ठीक है, काफी किसान भूमिहीन हो गए, फिर उनको मजदूर बनकर के काम करना पड़ा। तो अंग्रेजों ने बहुत बुरी हालत हमारी अर्थव्यवस्था की कर दी। जहां पर उनके आने से पहले हम पूरी दुनिया के लिए उत्पादन करा करते थे, इतना उत्पादन हमारे पास हुआ करता था, और उनके जाने के बाद हमारी ये स्थिति हो गई, हमारी कृषि की उन्होंने इतनी बेकार स्थिति कर दी कि हमें खुद के लिए भी दूसरे देशों से मांगना पड़ रहा था। जब ऑर्गेनिक फार्मिंग का सीधा सा अर्थ ये कहा गया कि केमिकल का प्रयोग ना करना, तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले और यहां तक कि ब्रिटिशर्स जब तक नहीं गए तब तक भी हम लोग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक कृषि करा करते थे, मतलब किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग ना करा करते थे। अब आज क्या होता है, आज अगर आपको फसल को जल्दी उगाना है तो आप क्या करोगे, जो खाद डालते हो, खाद समझते हो ना, फर्टिलाइजर कहा जाता है, उर्वरक कहा जाता है। फर्टिलाइजर का मतलब होता है फर्टिलिटी बढ़ाने वाला, मतलब उत्पादन शक्ति को बढ़ाने वाला, कि आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हो। तो अब जो फर्टिलाइजर आते हैं वो केमिकल वाले आते हैं, केमिकल डाला जाता है उनमें, और केमिकल मिला करके मिट्टी में मिला करके फिर पौधा या बीज बोया जाता है कि जिससे वो जल्दी जल्दी बढ़े। और पहले कैसे हुआ करता था जैविक कृषि में, गाय का गोबर उठाया वो डाल दिया, मानव जनित जो वेस्ट हुआ करता था वो डाल देते थे, ठीक। ये चाय बनाते और जिसकी चाय पत्ती होती है वो चाय पत्ती मिक्स कर दिया करते थे, ठीक है। जानवरों के द्वारा जो वेस्ट होता था, ठीक है ना, वो वेस्ट उसमें मिला देते, बहुत मतलब नेचुरल कहा जाता ना, जो प्राकृतिक जो खाद हुआ करती थी, उर्वरक हुआ करता था वो हुआ करता, और कोई नुकसान नहीं पहुंचता था जमीन को, भूमि को कोई नुकसान नहीं, पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं। अब जैसे जैसे वो पौधा ऊपर आता गया आता गया आता गया आता गया, अच्छी खासी फसल तो अच्छी हुई, लौकी इतनी हुआ करती थी वो इतनी बड़ी हो गई, मोटी हो गई, अच्छी खासी, सब कुछ अच्छा हो गया, परंतु क्या हुआ, अब उसके अंदर केमिकल आ गया, वो हमने खाया, हमारे बॉडीज में गया। जब हमारी बॉडी में वो केमिकल गया तो फिर हम आज कहते हैं कि आज हमारे पेट में भी दर्द जल्दी से होता है, हमारा सिर भी बहुत जल्दी दुखता है, आज मुझे जुकाम भी लग जाती है, ऐसा वैसा, हमारे 100 रोग आज हमारे उन केमिकल फर्टिलाइजरों के कारण लग चुके हैं। इसी प्रकार से अगर किसी भी प्रकार के किसी भी पौधे पर कीट लग गया, मतलब कोई जानवर लग जाता था, पौधा खराब होने लग जाता है, तो केमिकल वाले कीटनाशक लेकर के आते हैं कि उनको मारने के लिए केमिकल लेकर के आएंगे। अब वो केमिकल, वो कीड़ा तो मर गया है, पर वो पत्तों पर उसमें अंदर तो घुस ही गया ना, वो केमिकल फिर से घुस गया, फिर हम खाएंगे। तो बोले सर अब इन कीट को भगाने के लिए पहले क्या करा जाता था, पहले करा जाता था बच्चों, नीम है ना, नीम जानते हो ना, नीम के पत्ते तोड़ा करते थे, पानी में भिगो दिया करते थे, भिगोए, पानी को डाला और यूं छिड़क दिया करते थे, बिल्कुल प्राकृतिक, बिल्कुल नेचुरल, बड़े से बड़ा कीड़ा मर जाया करता था, बड़े से बड़ा कीड़ा मर जाया करता था, कीड़ा खत्म, और वो स्वस्थ और पौष्टिक जो चीज हुआ करती थी वो हम लोगों को मिला करते थे। तो हम जब पहले जैविक कृषि कर रहे थे, जब हम ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, तो फिर हम लोगों को क्यों केमिकलों की तरफ आना पड़ा, ये बड़ा सवाल है। हमें क्यों रासायनिकों की तरफ आना पड़ा, हमने क्यों रासायनिकों की तरफ कदम बढ़ाया, क्यों हमने जो खाद डाली वो केमिकल वाली डाली, क्यों हमने कीटनाशक जो छिड़के वो केमिकल वाले छिड़के, क्यों हमने बीज जो इस्तेमाल करे वो केमिकल वाले करे। और आज तो यहां तक हद हो चुकी है बच्चों कि अगर मान लीजिए केला इतना सा और उसको बढ़ाना है तो वहां पर भी क्या है, सुई लगा करके उसको बढ़ा दिया जाता है। लौकी इतनी सी उसको बढ़ाना तो सुई लगा कर बढ़ा दिया जाता है, गोभी इतनी सी उसको सुई लगा कर बढ़ा दिया जाता है। केमिकल ही केमिकल, केमिकल ही केमिकल डाला जा रहा है सब्जियों में, फलों में, और हम उसको खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। और खुद के पहले के समय में कहा जाता था कि हरी सब्जी खाओ, फल फ्रूट खाओ, स्वस्थ रहोगे। आजकल तो मैं उन लोगों को भी बिल्कुल ऐसा देखता हूं जो हरी सब्जी और फल फ्रूट बहुत खाते हैं पर बेचारे दुखी, क्योंकि पहले वाली बात नहीं रही। पहला जैसा उत्पादन होता था वैसा उत्पादन आज होता ही नहीं, वैसा प्रोडक्शन आज होता ही नहीं। तो क्या खा लोगे, क्या आप कर लोगे। तो सवाल यह है कि जब पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही थी, पहले जैविक कृषि हो रही थी, तो फिर हम केमिकल की तरफ आए तो आए क्यों। तो इसका पूरा का पूरा श्रेय जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा बच्चों अंग्रेजों को। अंग्रेज आए इंडिया भागते भागते, अंग्रेजों ने बहुत बुरी स्थिति कृषि की कर दी, बहुत बुरी हालत कर दी यहाँ पे, और सब कुछ हमारे लिए खत्म कर करके चले गए। वो चले गए 1947 में। अब धीरे धीरे फिर किसानों ने खड़ा होना शुरू करा, फिर बेचारों ने खूब उत्पादन करा, परंतु 1960 के दशक में, 1960 के दशक का मतलब है 60 से 70 का जो दौर रहता है, 1960 से 1970 का जो दौर रहता है बच्चों, उसमें हमारे पास खाद्यान्नों का संकट हुआ, हमारे पास खाने पीने के जो सामान है उनकी कमी हुई, हमारे पास अनाज नहीं रहता था। हमें यह स्थितियां हो गई थी कि जो देश पूरी दुनिया के लिए उत्पादन करा करता था, आज उस देश को दूसरे देशों से अनाज मांगना पड़ता था, गेहूं की आयात कर दो, भेज दो, भेज दो। ऐसी स्थिति हमारी हो चुकी थी अंग्रेजों के कारण। तो फिर सोचा गया कि भैया अब उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करा जाए। बोले कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो बोले प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या होगा कि नए प्रकार के बीज आएंगे जिनको कहा जाता है HYV सीड्स। कौन से बीज आएंगे,
HYV सीड्स उच्च पैदावार वाले बीज आएंगे, वो बीज मंगवाए। अनाज के, गेहूं के और चावल के वैसे बीज मंगवाए। इसके अलावा क्या है कि जो फर्टिलाइजर या उर्वरक है जिसको आप खाद कहते हैं वो कौन सा होगा, केमिकल वाला होगा, उससे बोलो बहुत जल्दी उत्पादन होगा। तो यहाँ पे क्या क्या, उर्वरक मतलब खाद जिसको आप कहते हैं और कीटनाशक दोनों कौन से थे बच्चों, केमिकल वाले थे। तो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक ही कीटनाशक का इस्तेमाल होने लगा। अब ये HYV जो सीड्स है, जो ये नई क्वालिटी वाले सीड्स है, इनको पानी खूब चाहिए था, तो खूब सिंचाई के लिए पानी लगता था। अब सिंचाई के लिए जब पानी लगता था और पानी नहीं होता था तो ज्यादातर किसानों ने क्या करा, अपने ही खेत के पास कुएं खुदवा लिए, बोरिंग लगवा ली। अब उससे क्या हुआ, जो कुएं खुदवाए, बोरिंग लगवाई, जो भूमिगत जल है, जो भूमि के अंदर पानी था, वो पानी सारा का सारा खींच लिया, तो वो भूमिगत जल भी हमारा डाउन चला गया, तो वो भी बड़ा नुकसान हुआ। सिंचाई की खूब आवश्यकता होती थी और इसमें खूब पूंजी मतलब खूब पैसों की भी आवश्यकता होती थी, क्योंकि ट्रैक्टर चाहिए, नए नए अलग अलग प्रकार के उपकरण चाहिए, इक्विपमेंट जिनसे कि खेतीबाड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं इन सब की आवश्यकता हुई और इन सबसे जो अमीर किसान है उनकी स्थितियों में और भी सुधार आया। हाँ, इससे अच्छी बात यह हुई कि उस समय हम खाद्यान्न संकट से बाहर निकल गए और हमारे उत्पादन में गजब का इजाफा हुआ। हमारा जो उत्पादन है उसमें इजाफा हुआ, मतलब गजब की बढ़ोतरी हुई। और जो खाद्यान्न का संकट था, खाने पीने के सामानों की जो कमी थी, अब वो कमी नहीं रही। अब हम आत्मनिर्भर हो चुके थे। और ये जो सब कुछ हुआ, इसी को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। हरित क्रांति हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि ग्रामीण विकास में कृषि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, फार्मिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें जो बड़ा चेंज लेकर के आई थी हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके बारे में आपको बेसिक एक ओवरव्यू जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। 10-15 मिनट की होगी हरित क्रांति के बारे में जानकारी, पर वो आपके लिए बहुत बड़ी इनफ होगी। तो ये सब कुछ जब होने लगा तो उत्पादन तो बढ़ गया, गजब का उत्पादन बढ़ गया। अब उत्पादन बढ़ा, खूब खाया पिया, मस्त हो गए, सब बढ़िया। पूरी दुनिया इनऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही थी, अजैविक फार्मिंग कर रही थी, ये इस प्रकार के HYV सीड्स, केमिकल, सिंचाई पूंजी खूब पूरी दुनिया कर रही थी। पर अब धीरे 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 पूरी दुनिया को याद आ रहा है कि तरीका तो भारत का ही अच्छा है, तरीका तो वो भारत वाला ही अच्छा था, जैविक कृषि वाला, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला। बोल क्यों, बोले यार खाते हैं बीमार हो जाते हैं, खाना खाते हैं तो भी गैस बनती है, नहीं खाते हैं तो भी गैस बन जाती है, खा लेते हैं तो भी शरीर में परेशानी होती है, नहीं खाते हैं तो भी परेशानी होती है। हजारों लाखों बीमारियां आज लोगों को लग चुकी है, किसके कारण, इन फूड के कारण, इन खाने के कारण, इन केमिकल्स के कारण। ये केमिकल्स आज लोगों के शरीर में एंटर हो चुके हैं और वो कहीं ना अनेकों प्रकार के रोग पैदा करते हैं। इसके अलावा और क्या नुकसान हुआ इनका, ये केमिकल्स मिट्टी में मिल तो गए, उस समय एक बार के लिए तो क्या करा गया, एक बार के लिए तो बिल्कुल जान डाल दी और ज्यादा से ज्यादा फर्टिलिटी बढ़ा करके, उर्वरकता बढ़ा करके उन्होंने क्या कर दिया, उत्पादन बहुत तेज दे दिया। परंतु धीरे 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 क्या हुआ, मिट्टी को खराब करने लगे। परंतु जो हमारे खाद डाली जाती थी, गाय का गोबर, ये सब कुछ, इनसे मिट्टी खराब नहीं हुआ करती थी। ये बिल्कुल एक ऐसा उदाहरण है बेटा, कभी आपने देखा है कि जैसे घोड़ी हो गया या घोड़ा हो गया, उस पर कोई बैठा हुआ चल रहा है और जैसे ही घोड़ा रुकता है तो फिर वो क्या करता है, मालिक एक लकड़ी निकालता है और उसको देता जोर से, टक टक, और जैसे उसके दो दी वो और तेज भगने लग जाता है, और तेज भगने लग जाता है, ठीक है। परंतु एक्चुअल में हो क्या रहा है, सच में उसके मारने से उसकी ताकत बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, नहीं, वो सच में कमजोर होता जा रहा है। उस समय तो एक बार स्पीड बढ़ा लेगा पर फिर थोड़ा सा धीरे जाकर और कमजोर हो जाएगा, फिर एक और पड़ेगा और स्पीड बढ़ा लेगा, वो धीरे 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 क्या होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। इसी प्रकार से जो केमिकल्स मिट्टी में मिलाए गए, वो एक बार के लिए तो उत्पादन बहुत तेज कर दिया, परंतु धीरे 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 मिट्टी को खराब कर रहे थे। ये जो कीटनाशक डाले गए बच्चों, इन कीटनाशक से आपको पता होना चाहिए, कुछ कीट ऐसे होते हैं जो किसानों के दोस्त होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म, ठीक है ना, वो अर्थवॉर्म, सिल्कवॉर्म जो होता है। अब ऐसे जो कीट है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे, पूरा सिस्टम ही खराब होने लगा। ये जितने भी फर्टिलाइजर जो केमिकल वाले थे, ये सब धीरे धीरे मिट्टी में पहुंचने लगे, ये जो भूमिगत जल था उसमें पहुंचने लगे, ये सब्जियों में, फलों में, हर जगह पहुंचने लगे, इससे हजारों बीमारियां हो गई। तो कितने नुकसान हमारे इनके कारण हुए, बस एक फायदा ये था कि उस समय से उत्पादन बढ़ गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि उस समय सरकार ने अपनाया ये गलत था, नहीं, उस समय जरूरत थी, ठीक था। परंतु आज पूरी दुनिया वापस से किसकी तरफ जा रही है, जैविक कृषि की तरफ जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रही है। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि भैया किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग ना करा जाए, जैसा भी उगाया जाए शुद्ध उगाया जाए, पौष्टिक जो आहार होता है वो उगाया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। अब देखिए, जैविक कृषि से या इस ऑर्गेनिक फार्मिंग से फायदे क्या है। पहली बात तो शरीर सबका स्वस्थ रहेगा, ठीक है,
जो जमीन है वो खराब नहीं होगी, भूमिगत जल की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि कम पानी की आवश्यकता पड़ती है इनकी तुलना में कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जैविक जो कृषि है उससे क्या है, किसानों को बहुत फायदा होगा, उनकी लागत जो है, खर्चा का वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात तो इतने केमिकल खरीदने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हर किसान के घर में गाय भैंस ये होती हैं, तो उनका गोबर है वो उनके काम आ जाएगा। और उससे हमने पढ़ा जो पशुधन है उनसे दूध बेच करके भी वो पैसा कमा सकते हैं, वो आ जाएगा। हर किसानों के घर में पेड़ होते हैं, नीम के पेड़ हुआ करते थे, ठीक है, तो नीम के पेड़ों से कीटनाशक बन जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लागत कम हो जाएगी, खर्चा कम हो जाएगा। और इस जैविक कृषि से बने हुए जो फूड है, जो आइटम्स है, उनको दुनिया खरीदेगी, सब खरीदेंगे और अच्छी रेट पर खरीदेंगे बाकायदा, क्योंकि सबको शरीर प्यारा है। सब चाहते हैं कि शरीर ही साथ देगा और शरीर को बनाए रखना है, तो शरीर पे पैसा खर्च करने के लिए लोग किसानों को अच्छा खासा पैसा देंगे, किसानों की लागत कम हो जाएगी, लोगों के शरीर स्वस्थ हो जाएंगे, किसानों की इनकम भी बढ़ जाएगी। तो जैविक कृषि पे बड़ा प्रयोग है। और मैं एक बार फिर कहता हूं कि भारत की तरफ फिर से मुख करा है दुनिया ने कि भैया जैविक कृषि, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो भारत करा करता था वो ठीक था। मैं जैसे आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे योगा की हम लोग बात करते हैं, योगा नहीं, वैसे वो योग होता है। योग का मतलब संपूर्ण है बेटा, टोटल है, कि आप में टोटल जो है विकास होगा, आपका मानसिक, आपका शारीरिक, आपका बौद्धिक, सभी विकास योग के द्वारा कराए जाते हैं। योग की फीस अगर आप सोचिए जिम की तुलना में देखेंगे ना, जिम में महीने में 500 या 600 रुपए में एक महीने की जिम हो जाती है। जिम समझते हो ना, यूं उठाना, यूं करना, ठीक है ना, वो एक महीने में 500-600 रुपए में हो जाती है। पर योग की अगर आप कभी कहीं ट्राई करेंगे तो 1500 से 2000 रुपए लेते हैं योग वाले। परंतु लोग अब जिम के को छोड़ करके योग की तरफ जा रहे हैं। वो महंगा है पर जा रहे हैं। क्यों? देखो, योग क्या करता है, योग व्यक्ति को बिल्कुल लचीला बना देता है। आप यहां के खड़े खड़े वहां पैरों को हाथ ये छू दोगे, इतना लचीला बना देगा। और जिम क्या करता है, व्यक्ति को कठोर बना देता है, मजबूत, मतलब यूं दोगे भी ना तो खुद के ही लगेगी, ऐसा जिम बना देता है। दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान दोनों बातें हैं। योग का वैसे कोई नुकसान नहीं, फायदा है। तो जिस प्रकार से ये शुरुआत भारत से हुई थी योग की, वो पद्धति आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है, धीरे धीरे योग की तरफ बढ़ रही है। उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ जो जैविक कृषि भारत की देन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो भारत की देन है, अब पूरी दुनिया वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रही है, मतलब भारत के विचारों की तरफ बढ़ रही है। अच्छी बात है। अब इंटरेस्टिंग बात एक और बता देता हूँ, पूरे भारत में एक राज्य ऐसा है जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, मतलब जहां पर बिल्कुल भी केमिकल का प्रयोग नहीं करा जाता, और वो है हमारा 22वां राज्य सिक्किम, जो कि 1975 में भारत से मिल चुका था। ठीक है, तो सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, 0% केमिकल का यूज वो करता है। ठीक है, तो ये धारणीय विकास और जैविक कृषि। अब इन दोनों टॉपिकों को जोड़ा क्यों गया? इन्होंने कहा कि जैविक कृषि करोगे तो ही धारणीय विकास हो पाएगा, तो ही धारणीय विकास हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये जो केमिकल लेकर के आ रहे हो, उनसे जमीन खराब हो रही है, मिट्टी खराब हो रही है। मिट्टी खराब हो रही तो आप तो आगे खा लोगे, आगे वाली जनरेशन क्या खाएगी? और कैसे आप लोग जो खा रहे हो, आप कौन से स्वस्थ हो? आप भी मरने के कगार पर हो रहे हो सारे के सारे। हाँ, तो कौन सा विकास करोगे? तो इसलिए जैविक कृषि को धारणीय विकास से जोड़ा गया कि जैविक कृषि करो, पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ, पर्यावरण के साथ रहो, और उसी से ही धारणीय विकास आपका होगा। तो मैंने अब भी आपको धारणीय विकास और जैविक कृषि जो दो शब्द है, इन दोनों शब्दों को बड़े आसान भाषा में आपको समझा दिया है। हरित क्रांति जो है, इस पर और भी चर्चा करेंगे। इस हरित क्रांति का फायदा क्या हुआ था यह भी जानेंगे, इस हरित क्रांति के नुकसान क्या हुए थे यह भी अपन लोग जानेंगे। सब कुछ जानेंगे विस्तार से और विस्तृत में, पर अगले लेक्चर में। अब भी आ जाओ धारणीय विकास और जैविक कृषि में। कुछ वर्षों से रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक का मतलब क्या है? जो केमिकल फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर मतलब जो केमिकल वाली जो खाद है, ठीक है, क्या जो खाद जिससे कि मिट्टी में उर्वरकता बढ़ती है, उत्पादन शक्ति बढ़ती है, वो उसको कहा जाता है फर्टिलाइजर या उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मतलब जो छोटे छोटे कीट लग जाते हैं, पौधों को खराब करते हैं, कीट को मारने वाला, कीट का नाश करने वाला, ये भी कौन से हैं? केमिकल वाले हैं। कि हमारे स्वास्थ्य पर हो रहे हानिकारक प्रभाव के विषय में जागरूकता का प्रसार हुआ है। अब इन रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के कारण क्या है? जो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य खराब होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे भारत में और पूरी दुनिया में इसके लिए क्या है? जागरूकता आई है, जागरूकता का प्रसार हुआ, जागरूकता फैली है, अवेयरनेस लोगों में फैली है कि अरे यार, ये जो हम केमिकल वाला खाते नहीं, हमें बड़ा नुकसान देता है, ये जो केमिकल वाला हम लोग खाते हैं ना, इससे हमें बड़ा नुकसान देता है। और एक बात अच्छी मुझे आज के समय के यूथ की ये लगती है, युवा पीढ़ी की ये लगती है कि वो अपनी हेल्थ को लेकर के सच में बहुत कॉन्शियस है।
हेल्थ को लेकर के मैं आजकल देखता हूँ युवा को सब ज्यादातर जो होते हैं वो जिम में जुड़े हुए होते हैं, योगा में जुड़े हुए होते हैं, नहीं नहीं हम ये भी नहीं खाते, हम ये भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते, ऐसा वैसा। पर फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि फास्ट फूड की स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ लगती है तो लगती किसकी है। ये विरोधाभास वाली बात है कि एक तरफ युवा जो है वो हेल्थ कॉन्शियस होने की बात करता है, हेल्थ के प्रति जागरूक होने की बात करता है, और दूसरी तरफ वो फास्ट फूड की तरफ भी इतनी बड़ी बड़ी कतारें देखता है, लगाता है, तो थोड़ा सा चिंता का होता है। फास्ट फूड खुद शरीर को खराब करते हैं, हाँ, पर कभी कभार खा लेने चाहिए। भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरह से रासायनिक उर्वरकों और विषजन्य कीटनाशकों पर आधारित है। मुझे अभी हंसी इसलिए आई कि आप में से काफ़ी लोग भी, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो फास्ट फूड के बड़े लवर होंगे, सर ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे इसलिए हंसी आई कि कल को आप लोग बोलेगा यार सर मनीष सर सब कुछ बोलो पर बस फास्ट फूड के खिलाफ मत बोलो यार। ठीक है, फास्ट फूड के खिलाफ मत बोलो, ऐसा नहीं चलता। तो आप बताओ कि कितने बच्चे ऐसे जिनको फास्ट फूड बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, पर महीने में 2 महीने में कभी कभार खाया करो बेटा, ये सच में हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। पर अच्छे लगते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फास्ट फूड में कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगती है वो भी बताइएगा। जो परंपरागत कृषि है वो पूरी तरह से रासायनिक उर्वरक और विषजन्य कीटनाशकों पर आधारित थी। देखिए यहाँ पर परंपरागत हमारी जो कृषि थी वो तो बिल्कुल इन कीटनाशकों से मुक्त हुआ करती थी, पर जो आज मौजूदा दौर में जो हमारी कृषि हो रही है वो रासायनिक उर्वरकों पर पूर्ण रूप से निर्भर है, और जो विषजन्य मतलब जो आप कह सकते हैं विष के समान जो ऐसे कीटनाशक होते हैं उन पर आधारित है। जैसे एक तस्वीर दिखाई गई, कीटनाशक छिड़के जा रहे हैं। ये विषाक्त तत्व हमारी खाद्य पूर्ति व जल स्रोतों में निःसरित हो जाते हैं और हमारे पशुधन को हानि पहुंचाते हैं। अब ये जो विषाक्त तत्व होते हैं, ये जो जहरीले तत्व होते हैं, ये हमारे खाद्य पूर्ति मतलब हमारे खानों में एंटर हो जाते हैं, जल स्रोतों में निःसरित हो जाते हैं, जो जल के स्रोत होते हैं वहां पर ये पहुंच जाते हैं, और उससे हमारा जो पशुधन है उस पशुधन को भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। जैसे अब क्या होता है, चारा वारा भी जो पशुओं के लिए लगाया जाता है, उस चारे में भी सब कुछ इनका इस्तेमाल होता है, फिर वो क्या है हमारा पशुधन भी खाता है और उस पशुधन को भी नुकसान पहुंचता है, फिर उससे भी हमें जैसे दूध हो गए और अन्य जो पदार्थ होते हैं वो मिलते हैं, तो वो हमारे लिए भी नुकसानदायक ही होते हैं। साथ इनके कारण मृदा की उर्वरता क्षीण हो जाती है और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश हो जाता है। मृदा की उर्वरता मतलब जो फर्टिलिटी होती है उसकी, जो मृदा मतलब मिट्टी, जो मिट्टी की उर्वरता है उसकी उत्पादन करने की जो क्षमता है वो क्षीण हो जाती है, मतलब कम होती जाती है। ये बिल्कुल वो घोड़े वाला सा उदाहरण है, एक बार तो केमिकल डालोगे तो वो उत्पादन दे देगा, पर धीरे धीरे क्या कर रहा है, कमजोर बनाता जा रहा है। ओके, विश्व भर में सुरक्षित आहार की पूर्ति बढ़ाने के लिए जैविक विधा से उत्पादित खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हो रही है। अब विश्व भर में सुरक्षित आहार, ठीक है, बिल्कुल जो सेफ जो आहार होता है, खाना पीना होता है, उसकी पूर्ति, उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिए जो जैविक विद्या है, ठीक है, जैविक तरीके से कृषि करने की मांग की वृद्धि हो रही है कि भैया अब तो जो कृषि होनी चाहिए ऑर्गेनिक ही होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक नहीं होनी चाहिए, अजैविक वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब केमिकल्स का यूज नहीं होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जैविक कृषि हम करें तो करें क्यों, इसके क्या लाभ है, इसके क्या बेनिफिट्स हम लोगों को है। जैविक कृषि महंगे आघातों, संकर बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के स्थान पर स्थानीय रूप से बने जैविक आघातों के प्रयोग पर निर्भर होती है। तो सबसे पहला तो जो महंगे आघात है, आघात का मतलब क्या होता है, इनपुट। अब किसान को अगर फसल चाहिए, किसान को उत्पादन चाहिए, तो उस उत्पादन के लिए कुछ लगाना पड़ेगा। आज अगर आपको 11th में अच्छे मार्क्स चाहिए तो पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पहले कुछ देना पड़ेगा तभी तो मिलेगा। तो इसी प्रकार से अगर किसी चीज का उत्पादन हम करते हैं तो पहले हमें लगाना पड़ता है, फिर हमें वो चीज मिलती है। तो जैविक कृषि से जो महंगे आघात मतलब जो इनपुट होता है, जो खर्चा होता है वो ज्यादा होता है। क्यों? संकर बीज मतलब जो हाइब्रिड बीज जो मैंने आपको समझाए थे उनकी आवश्यकता होती है। रासायनिक केमिकल वाले उर्वरक, कीटनाशक ये सब महंगे आते हैं तो इस पर ज्यादा खर्चा होता है। और जो जैविक कृषि होती है उसमें जैविक आघात चाहिए। मैंने आपको कहा ना कि हर किसान के घर में गाय भैंस होती है, गोबर डाल सकता है आराम से। नीम के पेड़ होते हैं, नीम के पेड़ों के नीचे वो बैठ करके अच्छे से सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। उन्हीं नीम के पेड़ के कुछ पत्ते तोड़े, पानी में मिलाए, कीटनाशक बन गए। तो क्या हो गया, खर्चा कम हो जाएगा, तो किसान को भी इससे फायदा होगा। यह आगत सस्ते रहते हैं और इसी कारण इन पर निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है। ये जो आगत कौन से, जो जैविक कृषि वाले आगत हैं, गाय का गोबर हो गया, नीम के पत्तों का पानी हो गया, ये जो आगत है, ये जो इनपुट है जो हम लगा रहे हैं, ये सब कुछ क्या है, इतने सस्ते होते हैं और इससे प्रतिफल मतलब जो रिटर्न मिलता है वो भी हमें अधिक मिलता है, हमें फायदा भी ज्यादा मिलता है। विश्व बाजारों में जैविक कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग के कारण इनके निर्यात से भी अच्छी आय हो सकती है। अब पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इस चीजों की क्या है, डिमांड है। पूरी दुनिया में इन चीजों की डिमांड है कि जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग से बने हुए खाना, फूड अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो पूरी दुनिया इसकी डिमांड कर रही है। तो अगर हम करेंगे, अगर हम जैविक कृषि से उत्पादन करेंगे तो हम पूरी दुनिया में बेच करके हम उसकी अच्छी आय, एक जो बेस्ट इनकम है वो भी कमा सकते हैं और किसानों की स्थिति सुधर सकती है। ये तस्वीर दिखाइए आपको खेती बाड़ी की।
अनेक देशों में हुए अध्ययनों से सिद्ध हुआ है रासायनिक आगतों से उत्पादित खाद की तुलना में जैविक विधि से उत्पादित भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व भी अधिक होते हैं। अब अनेक देशों में क्या हुआ है, अध्ययन हुआ है, ठीक है, काफी देशों में रिसर्च हुई है, ये रिसर्च करी गई है कि भैया कौन सा खाना ज्यादा पौष्टिक है, जो केमिकल वाला है, अजैविक कृषि वाला खाना है वो ज्यादा पौष्टिक है, जैविक कृषि वाला खाना है वो ज्यादा पौष्टिक है। तो बहुत अच्छे से अध्ययन हुआ, बहुत अच्छे से रिसर्च हुई है और उस रिसर्च में ये पता लगाया गया कि जब हम रासायनिक लगाते हैं, रासायनिक डालते हैं, हम केमिकल्स डालते हैं, उसकी तुलना में जो जैविक विधि से, ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से जो फार्मिंग करी जाती है, खेतीबाड़ी करी जाती है, वो भोज्य पदार्थ ज्यादा पोषक तत्व के होते हैं, उनमें ज्यादा पौष्टिक आहार होता है, वो पोषण है उसमें, मतलब ज्यादा ताकत और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको उसमें मिलते हैं। अतः जैविक कृषि हमें अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है, क्योंकि जैविक कृषि में श्रम आगतों का प्रयोग परंपरागत कृषि की अपेक्षा अधिक होता है, अतः भारत जैसे देश में यह अधिक आकर्षक होगा। तो जैविक कृषि जो है अधिक स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराती है और इसमें क्या है, जो श्रम आगत है वो क्या है कि लोग जनरली क्या घर के ही लोग काम कर लेते हैं और उसमें किसानों को भी अच्छा फायदा होगा, ये भारत में अच्छा एक आकर्षक काम हो सकता है। अंततः ये उत्पाद विषाक्त रसायनों से मुक्त तथा पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय विधियों द्वारा उत्पादित होते हैं। तो ये जो विषाक्त रसायनों से मुक्त ये उत्पाद होंगे, विषाक्त रसायन जो है, ठीक है, इनसे बिल्कुल मुक्त होंगे, फ्री होंगे, किसी प्रकार का कोई ये विष वाले जहरीले रसायन केमिकल्स उसमें नहीं होंगे और ये धारणीय विधियां हैं, मतलब जिनको पृथ्वी हमारा पर्यावरण धारण कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, सहन कर सकता है, उसके अनुकूल है, उसके विपरीत नहीं है। ओके, जैविक कृषि की लोकप्रियता के लिए नई विधियों का प्रयोग करने में किसानों की इच्छा शक्ति और जागरूकता आवश्यक है। अभी जो जैविक कृषि है इसकी जो लोकप्रियता हो रही है कि पूरी दुनिया में जैविक कृषि से उगे उत्पादों की पदार्थों की डिमांड बढ़ रही है। अब इसके बारे में जो जागरूकता है वो किसानों में लाना जरूरी है। अब हमारे किसान भाई बहनों को नहीं पता है कि पूरी दुनिया में जैविक कृषि की डिमांड बढ़ रही है, जैविक कृषि की डिमांड बढ़ रही है तो उनको जैविक कृषि के अनुसार ही खेतीबाड़ी करनी चाहिए। तो किसानों की इच्छा शक्ति और जागरूकता आवश्यक है कि वो अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाए। उनको हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा उत्पादन कम हो, परंतु अगर उत्पादन जितना भी होगा उससे अच्छी खासी इनकम होगी और जो लोग खाएंगे वो स्वस्थ रहेंगे और वो दुआएं ही देंगे कि हाँ साहब वाह क्या खाना था, क्या खाना था। तो इच्छा शक्ति किसानों की और उनमें जागरूकता है कि जैविक कृषि की पूरी डिमांड हो रही है, एक अच्छा अवसर है जैविक कृषि करने का। जैविक कृषि संवर्धन के लिए उपयुक्त नीतियों के अभाव के साथ साथ उनके विपणन की समस्या पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यह समस्या इस विधि को प्रोत्साहन देने में बाधक है। अब जैविक कृषि संवर्धन मतलब जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियां, सही पॉलिसियों की भी कमी है। अभी इतनी अच्छी पॉलिसियां भी नहीं बना पाई हैं सरकारें और विपणन की भी समस्या, मार्केटिंग की भी समस्या। अब मार्केटिंग क्या होता है आप सभी जानते हैं और ये समस्या जो है सही नीतियों का ना होना, विपणन की समस्या, ये सभी क्या है इस विधि को प्रोत्साहन देने में अभी क्या है थोड़ी सी बाधा के रूप में काम कर रही है। रोक लगा करके बैठिए। अगर सरकार अच्छी नीति बनाए और किसानों को जैविक कृषि के लिए मार्केटिंग विपणन में सुविधा दे तो शायद हो सकता है कि जैविक कृषि का संवर्धन हो, जैविक कृषि बढ़े और उससे बने उत्पादों को हम पूरी दुनिया में बेच करके लाभ कमा सके। ये तस्वीर आपको खेती की। यह देखा गया है कि प्रारंभिक वर्षों में जैविक कृषि की उत्पादकता रासायनिक कृषि से कम रहती है, अतः बहुत बड़े स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए इसे अपनाना कठिन होगा। देखो अब ये देखा जा सकता है कि प्रारंभिक वर्ष जो शुरुआती टाइम पीरियड होता है उसमें रासायनिक कृषि से कम रहती है। जब हम जैविक कृषि से उत्पादन करते हैं, ठीक है, अब जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम उत्पादन करते हैं तो क्या होता है शुरू में हो सकता है कि हमारा उत्पादन कम हो। देखो हम ये केमिकल, ये फर्टिलाइजर क्यों लेकर के आए, क्योंकि हमें उत्पादन बढ़ाना था, ठीक है। वो एक समय के लिए तो उत्पादन बढ़ा रहे थे पर लंबे समय के लिए हमें बहुत नुकसान देते, हमारी जमीन, हमारी मिट्टी खराब हो रही थी, हमारे शरीर खराब हो रहे थे। तो हो सकता है कि जब हम जैविक कृषि करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम लोग करेंगे तो हमारा एक बार उत्पादन कम हो सकता है कि कम खाना उगे, परंतु वो लंबे समय तक हमें बहुत बेनिफिट देगा, मिट्टी हमारे स्वस्थ रहेगी और फिर धीरे धीरे उत्पादन बढ़ता ही जाएगा। तो यही बात यहां पर कही है कि रासायनिक कृषि की तुलना में एक बार जैविक कृषि में कम उत्पादन हो सकता है और इसी कारण छोटे और जो सीमांत किसान है उसको अपनाना थोड़ा सा कठिन समझेंगे कि नहीं यार कौन इतना सब्र करेगा, इतना नहीं। यही नहीं, जैविक उत्पादकों के रासायनिक उत्पादों की अपेक्षा शीघ्र खराब होने की भी संभावना रहती है। जैविक उत्पादों के रासायनिक उत्पादों की अपेक्षा शीघ्र खराब होने की भी संभावना रहती है। तो जैविक उत्पाद क्या है तो उसे जल्दी खराब होने की भी वहां पर संभावना होती है। ये दिखाया गया है यहाँ पर आपको किस प्रकार से कीटनाशक डाले जा रहे हैं। बेमौसमी फसलों का जैविक कृषि में उत्पादन बहुत सीमित होता है, फिर भी जैविक कृषि धारणीय कृषि के विकास में सहायक है और भारत तो निश्चय ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए इनका उत्पादन कर लाभान्वित हो सकता है। तो देखिए जैविक कृषि धारणीय कृषि का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है, ये करना चाहिए और भारत तो इसमें बहुत अच्छे अवसर प्राप्त कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए उत्पादन कर करके भारत इसमें बहुत लाभान्वित हो सकता है, फायदा कमा सकता है।
चलिए, तो इसके साथ ही आज का जो लेक्चर है इसको यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम हरित क्रांति जानेंगे और जो 2-3 बॉक्स है महाराष्ट्र में जैविक कृषि के उदाहरण, इन सब की चर्चा करेंगे। आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।